दैनिक उत्तम हिंदू टीवी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं रचना सेवक और एक बार फिर से हम हाजिर हैं लेकर अपना खास प्रोग्राम चर्चाए खास। और इस प्रोग्राम में हम अपने राज्य देश विदेश से जुड़े हुए कुछ अहम मुद्दों पर विचार विमर्श करते हैं, चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। और चर्चा के लिए हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं दैनिक उत्तम हिंदू टीवी के मुख्य संपादक इरविन खन्ना जी। तो सबसे पहले तो सर का बहुत बहुत स्वागत। और आज प्रोग्राम चर्चाए खास की शुरुआत कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ। सर, अक्सर भारत के खिलाफ बोलने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तान को समर्थन देने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि हम खालिस्तान के साथ हैं। और ट्रूडो के इस बयान पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और साथ ही साथ निज्जर हत्याकांड के मामले में 3 भारतीय भी पकड़े गए हैं, जो कि एक आतंकी माना जा रहा है, जिसे एक आतंकी कहा जा रहा था। तो आप इस सारे घटनाक्रम का भारत कनाडा के संबंधों पर क्या असर पड़ता दिखाई दे रहे हैं, देख रहे हैं, और क्या लगता है कि क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं आने वाले दिनों में? देखो, ट्रूडो का ये जो विसाखी पर्व पर कनाडा में जो उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हम खालिस्तान का समर्थन करते हैं, हिंसा ना करें, शांति में ढंग से करें, आपके साथ हैं। ये पहले आपने हरदीप निज्जर आतंक की बात करी है। इन्होंने साल भर पहले अपने कनाडा संसद में भी उस समय हरदीप निज्जर के पीछे हत्याकांड के लिए पीछे भारत सरकार का हाथ बताया था। लेकिन आज 3 पकड़े गए और तीनों जो हैं ये स्टूडेंट वीज़ा पर गए हुए थे और पंजाब और हरियाणा से, और इनका लॉरेंस गैंग जो बिश्नोई गैंग है उसे इनका साथ बताया जा रहा है। तो भारत सरकार तो बीच में से पहले भी, लेकिन भारत सरकार ने उस समय भी आपत्ति दर्ज की थी, आज भी आपत्ति दर्ज कराई है। सबूत पहले भी मांगे थे, तब भी मिले, आज तो 3 पकड़े गए सारे बात। ये इसके 2 पहलू मैं देखता हूँ। देखिए, कनाडा को मैं दुश्मन देश तो मानता नहीं भारत का, सारे व्यापारिक संबंध भी है, सैन्य भी है, सारे भी है। लेकिन फिर ये ट्रूडो इस तरह एक जिम्मेवार व्यक्ति जो प्रधानमंत्री एक देश का है और इस तरह एक भारत, एक जो शक्ति, उभरती शक्ति है भारत, उसके प्रति ये क्यों ऐसे स्टेटमेंट दे रहा है? तो इसके 2 कारण मैं देखता हूँ। एक तो 2025 में वहाँ पे संसद के पार्लियामेंट है, तो 8 लाख उन्होंने खुद ही माना कि यहाँ में सिख बैठे हैं, तो वो मतदाता को आकर्षित करने के लिए। लेकिन वो साथ में भूल है कि सारे अलगाववादी नहीं है, वहाँ पे काम करने गए हैं, कुछ गए हैं, को 2-4% होंगे वहाँ पे, इधर भी 1% उधर भी होंगे। तो उनको अगर आपने पैट्रनाइज करना जगह तो दूसरे भी तो आपके पंजाबी हिंदू भी होगा, दूसरे प्रदेशों के भी भारतीय होंगे, तो वो खालिस्तान के नाम पे थोड़ा आपको वोट दे देंगे। तो ये भी उनको एक सोचने की जरूरत है। पर जो अभी जो तत्काल एक कारण समझा जा सकता है कि वोट बैंक की नीति वहाँ भी चली है। दूसरी जो मैं समझता हूँ कि भारत जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, देखिए भारत आज राजनीतिक रूप से भी इसका कद बड़ा है, सैन्य दृष्टि से भी इसका कद बड़ा है, आर्थिक दृष्टि से भी इसका कद बड़ा है। और ये बढ़ते कद को विशेष रूप से जो प्रधानमंत्री मोदी की जो पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व को लेकर जो बड़े देश हैं उनके जो मुखिया हैं वो भी घबराते हैं कि राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की बात ये करते हैं, तो इस व्यक्ति से वो कुछ झिझकते हैं कि वो, उनको भारत की जो पहली छवि थी वो टूट गई। अब भारत अपने टर्म्स में बात करता है, अपनी बात कहता है, तो ये चीज़ उनको अभी स्वीकार नहीं हो रही मेरे सामने। क्योंकि अकेला कनाडा नहीं मैं देखता, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मन, यूरोप के और देश जो भारत के प्रति कोई ना कोई ऐसे बयान आते हैं जिनसे पता चलता है कि वो एक, उनको एक जलन सी है भारत के विकास से। ये इसमें मुझे एक 3 इडियट फिल्म आपको याद होगी, पीछे आई थी, तो उसमें जब रिजल्ट निकलता है तो वो पहली डिग्री में होता है, उसमें उसका दोस्त कहता है भाई ये पहली दफ़ा एहसास हुआ कि दोस्त भी जब आगे बढ़ता तो जलन आती है। तो मैं समझता हूँ ये सारे दोस्त तो है भारत के, लेकिन इनके अंदर एक जलन है भारत के बढ़ते कदमों को। और ये स्थिति तब, ये जैसे जैसे भारत बढ़ेगा, भारत का कद बढ़ेगा, ऐसी चुनौतियाँ आएंगी। तो भारत की मजबूती ही इसका जवाब है, और मौजूदा चुनौतियाँ आनी है, इसको भी स्वीकार करके चलना पड़ेगा। तो ट्रूडो आज नहीं तो 6 महीने बाद अपनी गलती महसूस करेंगे, क्योंकि उनकी अपनी आर्थिक स्थिति भी खराब है देश की। अगर भारत ने आर्थिक संबंध उनसे पीछे अपना हाथ खींचना शुरू तो उनकी स्थिति और खराब होगी। वो चाइना की तरफ देखें तो देखें, उसमें हमें वो उनका अपना राष्ट्र का हित है, हमारे अपना राष्ट्र का हित है, तो हमने प्राथमिकता तो अपने हित को देनी है ना। ये बात आज नहीं तो 6 महीने बाद ट्रूडो को समझ लग जाएगी। इतने कहा जा सकता है, घबराने की बात नहीं कि 7 समुद्र बाहर बैठे तो उन्होंने क्या करना है। पाकिस्तान जहाँ साथ होता, उसने इतना 10 साल 12 साल लगाए, भारत एक शक्तिवान है, भारत के लोग
लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं, उनको अपने संविधान पे, अपने लोगों पे विश्वास है। तो इस पे बाहर से कोई करेगा तो मैं नहीं समझता कि उसका कोई, उनको अपने मुंह की खानी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। मैं तो इस तरह इसको देखता हूँ। आगे प्रोग्राम चर्चाए खास में लोकसभा चुनावों के चलते एक बार फिर से चर्चा कांग्रेस पार्टी की। सर, हाल ही में दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली और अन्य नेताओं ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और इस इस्तीफे का कारण उन्होंने ये बताया कि कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी से गठबंधन कर लिया है। तो क्या लगता है कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करके कोई गलती कर दी है? देखिए, एक बात समझिए, अतीत में जाए हम, जी। जब अन्ना हजारे का आंदोलन चला था, उस आंदोलन के बीच में से आम आदमी पार्टी केजरीवाल के नेतृत्व में अस्तित्व में आई। जी। जब ये अस्तित्व में आई तो उस समय दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, जो पिछले 15 साल से चल रही थी, और आज उसको 10 साल बाहर हो गए, सत्ता से बाहर हो गए। और वर्तमान स्थिति ये है कि 2024 के इलेक्शन है, जो इस समय चल ही रहे हैं। तो उस दौर में अरविंद लवली का जो त्यागपत्र कांग्रेस के लिए झटका तो है ही है, लेकिन इसका कारण समझे पीछे, क्योंकि 2019 में जो लोकसभा चुनाव थे, कांग्रेस दिल्ली में तीसरे स्थान पे थी। उस समय जो कांग्रेस के नेता थे, उनको 2024 में, इस समय जो आपकी स्थिति है दिल्ली सरकार की, केजरीवाल अंदर है, शराब की नीति के आरोप लगे हैं, फैसला तो कोर्ट करेगा, कल को गया है, लेकिन उनके और मंत्री भी, उप मंत्री जो है वो भी अंदर है। तो कांग्रेस नेता जो दिल्ली गए थे, उनको लगता था कि इस समय हमारे पास एक मौका है कि हम आम आदमी पार्टी के नेतृत्व को, कांग्रेस आम आदमी की सरकार को घेर के अपने पुनर्स्थापना कर सकते हैं दिल्ली में कांग्रेस की। और इस बात को लेकर लवली जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कांग्रेस के हाईकमान ने रखी, ठीक उसी तरह जैसा पंजाब इकाई, कांग्रेस की पंजाब इकाई ने भी रखी। पंजाब इकाई, बाजवा, वड़िंग और ये सारे सफल रहे अपनी बात कहने के लिए, तो इस गठबंधन नहीं हो सका। लवली और उनके जो साथी थे वो इस बात में कामयाब नहीं, क्योंकि वो हाईकमान ने फैसला ले लिया, गठबंधन हो गया। लेकिन गठबंधन जब हुआ तो उनको लगा कि अब हमारा जो भविष्य था वो धूमिल हो गया, क्योंकि पिछले 10 सालों में उन्होंने आम आदमी पार्टी पे आरोप भी लगाए, सब कुछ लगाए, और फिर धरातल स्तर पर अभी पीछे उनके केजरीवाल की धर्मपत्नी ने रोड शो किया था, ये नेता ने गए नहीं वहां पे, क्योंकि कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ चलने को तैयार नहीं है। तीसरी बात और देखने के कि ये जो अर्थमेटिक है ना, 2-2-4 राजनीति में उस तरह नहीं चलता गठबंधन। 2-2-4 आपने एक सीट छोड़ दी, 2 ले ली, लोगों की भावनाएं हैं, आपकी केमिस्ट्री बैठती है कि नहीं बैठती, बिल्कुल ये देखने वाली बात है। वो बैठी नहीं। आप देखिए पंजाब में एक दूसरे पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जितने आरोप लग रहे हैं, उसको देखते हुए आप कैसे सोच सकते हैं कि दिल्ली में या इसमें हरियाणा में भी इनका गठबंधन चलेगा। तो लवली की जो फीलिंग थी कि वो लोगों को जो भावना थी। दूसरी बात, उनका लवली के जो पत्र लिखा खड़गे जी को, उसने कहा कि जो कन्हैया कुमार और उसी तरह जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनके भाषण और उनकी सोचनी और कथनी इस तरह की है, को लगता है कि वो केजरीवाल की सरकार के सदस्य हैं, उनके उम्मीदवार, हमारे तो उम्मीदवार ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में प्रदेश का लोगों के सामने जाना, या अन्य नेता भी 2-3 ने त्याग पत्र दिया, तो ये उनकी परिस्थितियों के हिसाब से उनकी मजबूरी थी, वो नहीं लोगों को फेस कर सकते थे, तो वो बाहर आ गए। पंजाब वाले मजबूत नेतृत्व था, उन्होंने होने नहीं दिया। हाँ, वो आप लड़ रहे हैं, तो समझा कि कांग्रेस को तो झटका लगा ही लगा इसको। हाँ, बिल्कुल। और अपने प्रोग्राम में हमने काफी बार चर्चा इस मामले में की है। थोड़ी देर बाद काफी नेताओं ने, मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। बहुत ज्यादा कांग्रेस के बहुत ज्यादा नेता, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पे बहुत छोड़ गए, क्योंकि वो राष्ट्रीय नेतृत्व कमजोर है, या ये कह सकते हैं कि उसका राष्ट्रीय नेतृत्व का प्रदेश इकाई के साथ तालमेल नहीं है। वो समझ नहीं पा रहे कि प्रदेश के हित किस में है, उनकी भावनाएं क्या है, तो वो अपना हित देख के डोमिनेट करना चाहते हैं। वही कांग्रेस की एक समझ के कमजोर बन गया राष्ट्रीय स्तर पे, पॉइंट बन गया इसका। बिल्कुल। आगे प्रोग्राम में चर्चा कर्नाटक सेक्स स्कैंडल की। सर, कर्नाटक सेक्स स्कैंडल की वजह से देश की सियासत में घमासान मचा हुआ है और इसमें सबसे ज़्यादा आरोप जो लग रहे हैं वो पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा के बेटे प्रज्वल रेवन्ना पर लग रहे हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस के एक मंत्री रामप्पा तिम्मापुर ने तो
उनकी जो तुलना है वो भगवान श्री कृष्ण से कर दी है। तो आप इस पूरे मामले में और यौन शोषण के आरोपी की तुलना भगवान श्री कृष्ण से करने के मामले में क्या कहना चाहेंगे? क्या मत है? प्रज्वल का मामला तो जी। मैं पीछे छोड़ता हूँ। पहले रामप्पा जो उन्होंने जी। कांग्रेस के मंत्री है, मैं समझता हूँ कि उनको सबसे पहले कानूनी कार्रवाई इन पे होनी इन पे चाहिए, होनी क्योंकि उन्होंने चाहिए। सनातन धर्म और हिंदू धर्म में बिल्कुल। विश्वास करने वालों के साथ ये ऐसा घिनौना हुँ, मजाक किया है, जो उपहास बिल्कुल। उड़ाया है। हुँ, ये जिस रासलीला की बात करते हैं, मतलब जो भागवत पुराण है हुँ, उसमें महारास आता है, और ये उस स्थिति, गोपियों की उस स्थिति है जब आदमी भगवान के नाम में इतना अपने रम सुध जाता बुध है। खो देता है और उसमें आस्था रखता हुआ मतलब डूब जाता है। उसकी भक्ति भाव इतनी कि उसको हर समय लगता है कि भगवान मेरे अंग संग है। हुँ, और जिस रासलीला में एक बात विशेष रूप से कही गई है कि जब वो गोपियाँ थी वो शादीशुदा थी और उनके परिवार और पति उनके साथ उस समय रासलीला में सब खड़े थे, लेकिन इतने हजार सखियाँ जो सैकड़ों खड़े खड़े थे, उनको एहसास था कि भगवान कृष्ण हमारे साथ है। ये एक आध्यात्मिक स्तर है। आप उसको प्रज्वल के मामले में कर रहे हो तो आप भारतीय संस्कृति को भी उपहास बना रहे हो। भगवान कृष्ण हमारे राष्ट्र पुरुष है, हुँ, आप उनको भी साथ ले रहे हैं, आप हिंदू सनातन संस्कृति के साथ। तो ये एक कांग्रेस के हाईकमान को भी इसका लेना चाहिए, और कर्नाटक सरकार उनका मंत्री है, वो लेते हैं नहीं लेते, तो राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार को इस पे केस दर्ज होना चाहिए। ये तो एक स्थिति आ गई यहाँ पे। रही प्रज्वल का मामला में, उस देखिए ये एक मैकेनिकल इंजीनियर है और इसके दादा आपने बताया पूर्व पूर्व प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री है, चाचा इसके पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, आप सांसद हैं, बाप इसके विधायक है। तो ये एक राजनीतिक परिवार में ये लड़का, इसको मैं एक चाणक्य नीति में एक कहावत आती है कि जैसे एक सूखा वृक्ष स्वयं जलते हुए सारे जंगल का जला देता है, नाश कर देता है, उसी तरह एक कुपुत्र अपने वंश का नाश कर देता है। तो ये कुपुत्र, मैं इसको कहूँगा प्रज्वल जो है, इस परिवार को इसने सारा नाश कर दिया। इनका भविष्य और वर्तमान सारा आरोप है। वहाँ पे जितनी वीडियो चल रही हैं, कहीं ना कहीं दाल में काला तो है ही, इसमें तो कोई इनकार आज भी नहीं कर सकते हम। बाकी जो इनके जो FIR दर्ज, देखो सारे मामले में ये कर्नाटका सरकार व्यवस्था, उस पर भी प्रश्न चिन्ह आता है, क्योंकि ये मुद्दा आज तो उठा है, लेकिन इसको इस जो वो रिलीज हुई है वीडियो सारी कुछ महीने पहले हुई, और उस पर राजनीति भी हुई वहाँ पे। लेकिन कर्नाटका सरकार ने चाहे वो आपसी संबंधों में या राजनीति के दृष्टि से नहीं कोई किया, तो ये भी मैं समझता हूँ कि सत्ता का एक दुरुपयोग भी है, और सत्ता जो राजनीति के जो बड़े घराने हैं उनका भी एक कमज़ोर पहलू हमारे सामने आया है। तो मैं समझता हूँ इस पे जो मंत्री जो कहा उसने भी और प्रज्वल, इनके कानून के हिसाब से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि संदेश स्पष्ट हो कि ऐसे बयान वाले और ऐसी हरकत वालों को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि देश हित में नहीं है, ना ये व्यवस्था के हित में है। इस पर कड़ी से कड़ी और जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। आगे प्रोग्राम चर्चाए खास में चर्चा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। सर, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक एडिटेड वीडियो वायरल हुआ, जिसकी वजह से सियासत गर्मा गई और गृह मंत्रालय की जांच में इस सारे मामले का खुलासा हुआ। तो पता चला कि क्या वीडियो का सच है और इस मामले में कुछ गिरफ्तारियां भी की गई। तो झूठे सहारों की बदौलत सियासत गरमाने के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, तेलंगाना में एक सभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने ये बात कही थी कि जो धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण है, ये बात है, ये नहीं होनी चाहिए, इसको ख़त्म करेंगे हम। और इसकी जो ऑडिटेड वीडियो जिसके आगे बढ़ते हैं, उसमें आज एक व्यक्ति जो कांग्रेस का ही वहाँ का युवा नेता ही है, उसको जिसने ये शुरू चलाई है, वो उसने इसको मुस्लिम आरक्षण की जगह जनरल आरक्षण कर दिया। अब वो संवैधानिक चीज़ है, आरक्षण संवैधानिक है। जब आप ऐसी वीडियो चला देंगे तो इसका मतलब भ्रम फैलेगा, राजनीतिक एक तो लाभ जिसको हानि होगी, समाज में टकराव की स्थिति पैदा हो जाएगी, क्योंकि आरक्षण एक साधारण बात नहीं है, संवैधानिक बात है। तो उससे जब उसको हटाने की बात आएगी तो उसका रिएक्शन, प्रतिक्रिया आएगी। तो ये हुई। उसके बाद दूसरी बात यह है कि उसी ऑडिट जो एडिटेड जो आपकी है वीडियो, उसको वहाँ के मुख्यमंत्री ने भी आगे चला दिया, उसको भी नोटिस किया।
तो जब आप संवैधानिक पदों पर बैठते हो और ऐसी चीज़ को आप देखो, जिस कांग्रेस ने अगर चलाई है, कुछ ना किसी अंदर का तो पता होगा कि ये बनी है और चलाई जा रही है, उसको चला दी, तो ये गलत, एक हमारी राजनीति का एक गिरता स्तर है। और मैं समझता हूँ कि इसी कारण आज के युवा पीढ़ी जो है, जो पढ़ी लिखी भी है, वो इसी कारण नहीं आती कि जो प्रज्वला का मामला आया, ये वीडियो का, झूठी वीडियो, फेक वीडियो का मामला आया, तो जो पढ़ा लिखा युवा है वो समझता है कि ये मेरे स्तर की बात नहीं है, ये बिलो दी बेल्ट वाली बात, तो मैं इसके फिट नहीं। वो पढ़ लिख के फिर वो अपना और काम कर रहा है, जबकि देश के लिए जरूरी है कि राजनीति में पढ़े लिखे, बुद्धिमान और सूझवान युवा पीढ़ी आगे आए, क्योंकि भविष्य तो उन्हीं के हाथ में। अगर वो उदासीन होते हैं तो इसका मतलब हमारा लोकतंत्र कमजोर होगा। तो ऐसे जो फेक वीडियो, जो प्रज्वलन का मामला है, इन सारे मामलों को राजनीतिक स्तर पे भी, सामाजिक स्तर पे भी, और ये जो फेक वीडियो जो चुनाव आयोग है, क्योंकि इसको भी बड़ा सक्रिय होना है, क्योंकि हमारी जो राजनीति इस समय बाहुबल, अपराधी और धन बल, ये तीनों बड़े बुरी तरह से इसको दीमक की तरह चाट रहे हैं। तो ये तीनों चीज़ों पर सारी समाज को, सरकार को और योग को मिलके आत्मचिंतन करने की जरूरत है, ताकि हमारा भविष्य जो है सुरक्षित रह सके। अगर हमारी व्यवस्था में इतनी कमजोरी आ गई कि उसके युवा पीढ़ी अगर आगे उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो ये एक खतरे की घंटी है। इसको अभी संभाल लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, और अपने आप को ठीक करने के राह पे चलना चाहिए, ताकि भविष्य की पीढ़ी इसमें रुचि ले सके। आज प्रोग्राम चर्चाए खास में सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते कुछ और मुद्दों के साथ होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे रचना को और सर को दे दीजिए इजाजत। नमस्कार।